कमोडिटी के प्राइसेस स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एंड ओवरऑल जो उसके रिलेटेड सेक्टर्स हैं उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है कमोडिटी के प्राइस चेंजेस से एंड ओवरऑल उससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हिलता है एंड उससे मार्केट की परफॉर्मेंस हिलती है। कौन से सेक्टर में कितना इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि ओवरऑल कौन कौन सी कमोडिटीज होती हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, ये सारी मेन कमोडिटीज हैं और इनके प्राइसेस बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, जैसे ग्लोबल सप्लाई और डिमांड कैसी है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, इंडो चाइना वॉर हुई थी या यूएस चाइना अभी ट्रेड वॉर चल रही थी, तो उनसे काफ़ी फर्क पड़ता है इन प्राइसेस पे। वेदर पैटर्न्स से फर्क पड़ता है क्योंकि है तो अल्टीमेटली नेचुरल प्रोडक्ट है ना। तो कमोडिटी के प्राइस चेंजेस से जो भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उस पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। आप मान लो कोई कंपनीज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग में है, तो अगर लेट्स से ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, ओवरऑल उससे उनका स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। दूसरी जगह हम बात करें कि अगर मेटल के प्राइसेस गिरते हैं तो जो माइनिंग कंपनीज हैं उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि ऑयल प्राइसेस का उसके रिलेटेड सेक्टर्स पे किस तरीके से फर्क पड़ता है, सिंपल है ना। जो कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, अगर उनका ऑयल एक इनपुट कॉस्ट है, ऑयल की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनके लिए खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, स्टॉक प्राइस गिर सकता है। अगर ऑयल की कॉस्ट कम होगी, उनका खर्चा कम हो गया, उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, जिससे स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। एंड अब आगे बात करें मेटल प्राइसेस का उसके रिलेटेड सेक्टर्स पे क्या फर्क पड़ता है। मेन सेक्टर्स क्या हैं? माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें मेटल का काफ़ी यूज होता है। अब सोचो अगर मेटल के प्राइसेस गिरेंगे तो जैसे मैंने बताया कि जो माइनिंग कंपनीज है उनको लॉस होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन साथ में अगर गिरने से उनको लॉस हुआ तो उसकी बजाय अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके लिए मेटल एक रॉ मटेरियल है, तो अगर मेटल के प्राइस गिरे तो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई, तो अल्टीमेटली उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो आपको एनालिसिस करना है कि कोई भी इवेंट हुआ उससे हर सेक्टर पे इक्वल इंपैक्ट नहीं आता, किसी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, किसी पे नेगेटिव आएगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर पे पॉजिटिव है और उसी पे आपको इन्वेस्ट करना है। अब हम आगे देखें कि कमोडिटी प्राइसेस और स्टॉक प्राइसेस में किस तरीके का एक रिलेशन है और क्या क्या फैक्टर्स उसको इंपैक्ट करते हैं। सिंपल है, एक तो जैसे मैंने बताया ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड, कि ग्लोबल सप्लाई और डिमांड किस तरीके से है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। एग्जाम्पल दे दूँ, मान लो ग्लोबली कमोडिटीज़ का प्राइस, कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ती है और उससे उसका ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, जिससे जो उसके रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जहां दूसरी जगह अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो इनके आसपास के रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके प्राइस, स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं। तो आपको एज एन इन्वेस्टर बड़ा आपको एनालाइज अच्छे से करना है कि जिस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है उसमें क्या इंपैक्ट आएगा इन सारी चीज़ों का, या फिर अगर ये इवेंट हुआ है तो उससे कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिले। नाउ इन कंक्लूजन यही है कि कमोडिटी प्राइसेस और स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी अच्छा कोरिलेशन होता है और बहुत सारे फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको बड़े अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइस से कौन से सेक्टर में क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर आपने वो अच्छे से चूज कर लिया, मतलब आपको उस सेक्टर की बाकी चीज़ें भी देखनी है कि उसके ESG फैक्टर्स किस तरीके से हैं, गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपने अगर ये चीज़ अच्छे से एनालाइज कर ली कि कमोडिटी प्राइस से सेक्टर में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो शायद आप एक अच्छे लेवल का इम्पैक्ट एनालिसिस कर सकते हो एंड ओवरऑल वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी हेल्प करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे।